आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज फिर से वर्ल्ड वॉर 3 की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हम थोड़ी जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन से डेंजरस इश्यूज हैं जिसकी वजह से दुनिया को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, तो हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि हमने शानदार कोर्सेज बनाए हैं दोस्तों। यूपीएससी 1, 2, 3 साल के कोर्सेज बनाए हैं। जीएस के पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, हिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज। एनसीईआरटी हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ऐप को डाउनलोड करके आप पता कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक इश्यूज कौन से हैं। 5 इश्यूज की हम बात करेंगे जिसकी वजह से, देखिए ये तो वर्ल्ड वॉर 3, ये तो ठीक है, टाइटल के लिए अच्छा है, बट एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 3 होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जब इंसान पैसे से जुड़ा होता है ना, जब इंसान का बिजनेस होता है, तो आप समझिए कि वो युद्ध नहीं करेगा, वरना वो खाएगा क्या। तो आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो आज इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है कि अगर एक डूबा तो हर कोई डूबता है। तो इसीलिए चीजों को सोच समझ के देश करते हैं। लेकिन हां, ये बहुत बर्निंग इश्यूज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के बीच में हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुई, लाखों करोड़ों लोग मारे गए, बहुत ज्यादा दिक्कत। देन वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पे मैंने इतने सारे लेक्चर्स लिए, मुझे लगता है 50-60 लेक्चर्स लिए होंगे। ऑपरेशंस हो गए, वर्ल्ड वॉर 1, 2 को समझाना, बायोग्राफीज। मैंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का कंबाइंड लेक्चर डाला है, ठीक है, वो 3.5 घंटे का है। तो उसको स्टडी ग्लोब्स पर चेक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी उसका दे दूंगा। तो 1939 से लेकर 1945 2.5 करोड़ के करीब लोग मारे गए। और इतिहास का सबसे काला अध्याय जेविश जेनोसाइड है ना, जब 60 लाख यहूदियों को निपटा दिया गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, डेथ कैंप्स में। तो ये हिटलर ने जो किया, ये अभी तक का सबसे बड़ा कत्लेआम है, एक पूरी नस्ल को मिटा देना। और कुछ लोग तो हिटलर को अपना आइडल मानते हैं। नो डाउट हिटलर की कुछ आदतें अच्छी भी थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया को एक अंधेरे युग में ढकेल दिया था। अब उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कुछ अलग ही डायनेमिक्स जो है वो उभर के आए। अब वो डायनेमिक्स क्या है? टॉप स्पॉट्स दैट कुड स्पार्क वर्ल्ड वॉर 3। ये है पूरी दुनिया, ठीक है। अब ये दुनिया जो है, ऐसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पहले तो सब कोई एक था, एक ही कॉन्टिनेंट था, पैंजिया। लेकिन अभी अगर आप देखो तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और अभी क्या पता और भी बन जाए टूटते हुए। हालांकि टूटेंगे तो नहीं, अब तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी खत्म हो गई। तो सबसे पहला मैंने इस पे लेक्चर लिया था रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, ये शुरू हुआ था क्रीमिया से 2014 से। यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, क्रीमिया को रशिया कंट्रोल करना चाहता था। क्योंकि ये आप जो देख रहे हो ना, क्रीमिया, ये बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्रीमिया जो है, ये है क्रीमिया, इट इज वेरी स्ट्रैटेजिक। और यहां से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इधर ब्लैक सी का एक्सेस मिल जाता है, आपको यूरोप का एक्सेस मिल जाता है। जो पाइपलाइंस है वो इधर से, यूक्रेन से पाइपलाइंस जाती हैं। तो यूक्रेन वैसे तो सेकेंड सबसे बड़ा देश है अगर यूरोप की बात करें। 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। इसमें मैंने पूरा अभी लेक्चर लिया था, ठीक है, 40 मिनट का पूरा सेशन है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों मई 2014 में शुरू हुआ। टेंशन बहुत पहले से ही थी, क्योंकि क्रीमिया जो है वो रशिया के पास 400 सालों से था। अब 1954 के बाद से रशिया ने क्रीमिया पे कंट्रोल खो दिया। फिर जब विक्टर यानुकोविच 2009 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने तो प्रो रशियन थे, ठीक है। अब इधर यूरोप और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के आसपास वो डेरा डालें, यूक्रेन से दोस्ती बढ़ाएं। यूक्रेन भी यही कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से दोस्ती बढ़ाए। अब ये रशिया के व्लादिमीर पुतिन को बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो भाई हुआ क्या कि एक डील साइन होती है यूरोप से यूक्रेन की, लेकिन ये जो डील थी ये यहां पे नकार दी। किसने नकार दी? विक्टर यानुकोविच। तो जब ऐसा हुआ तो 2013 में दंगे होना शुरू हो गए। 2013 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। 2013 में यूक्रेन ने बोला कि भाई हम तो यूरोप के साथ जाएंगे, हम तो अमेरिका के साथ जाएंगे, हम विक्टर यानुकोविच की सत्ता को नहीं एक्सेप्ट करते। तो विक्टर यानुकोविच को भगा दिया, अंडरग्राउंड हो गए। रशिया को यह पसंद नहीं आया। रशिया के संसद में कानून आता है, क्रीमिया को 2014 में, ठीक है, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया जाता है, ठीक है ना, ये है ना क्रीमिया, इसको एनेक्स कर लिया जाता है।
अब रशिया रेफरेंडम करवाता है, 100% लोग बोलते हैं, मतलब 100 नहीं 90% से ज्यादा लोग बोलते हैं कि भाई हमको तो क्रीमिया, मतलब क्रीमिया जो है वो अलग ही चाहिए, हमको नहीं रहना यूक्रेन के साथ। और 2014 के बाद दोस्तों जब ये हुआ, रशिया पे समझिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, टूटना भी चाहिए था, क्योंकि यहां पे अमेरिका ने बोला कि भाई ये तो इल्लीगल कू है, आपने जबरदस्ती क्रीमिया को जो अनेक्स किया है, इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो क्रीमिया को जैसे ही एनेक्स किया, रशिया के बाद एक सैंक्शंस लग गए, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, भाई कोई भी तुमसे तेल गैस का सौदा हम नहीं करने वाला, ना ही कोई पूरा यूरोप तुमसे करेगा। G7 से बाहर निकाल दिया, भाग यहां से, है ना, मतलब पहले G8 था ना, रशिया को बाहर निकाल दिया, अब G7 हो गया। तो आप समझिए कि रशिया के ऊपर बड़ी दिक्कतें हुई। फिर रशिया चाइना के पास गया, रशिया ने चाइना से ढेर सारी डील साइन की कि भाई हम इतना जो तेल पैदा कर रहे हो तुम हमसे खरीदो, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई। क्रीमिया का एनेक्सेशन, मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, इस पे मैंने एक पूरा 40-45 मिनट का लेक्चर लिया, अभी पिछले ही हफ्ते लिया है, तो अभी इसमें तो हम इतना नहीं जाएंगे, आप वो लेक्चर देखिएगा। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि क्रीमिया को जो एनेक्स किया है रशिया ने, और अब यूक्रेन के ऊपर वो बैठना चाह रहा है। आप समझिए कि क्रीमिया के एनेक्सेशन से बहुत ज्यादा टेंशन, ये लोग टेबल पे आते हैं, समोसा वड़ा पाव खाते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अब ये हो रहा है कि 90,000 से ज्यादा रशिया ने सेना यूक्रेन के बॉर्डर के बस 90 किलोमीटर दूर तैनात की हुई है। यानी कि, और अमेरिकन रिपोर्ट्स ने यह भी बोला है, यूरोप ने यह बोला है कि आने वाले महीनों में, यानी कि फरवरी मार्च तक, यह बिल्कुल तय मानिए कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देगा। अब यूक्रेन की हालत खराब है, ऊपर से जो माइग्रेंट क्राइसिस क्रिएट की गई है भाई मिडिल ईस्ट से, इराक, सीरिया, जहां पे प्रॉब्लम्स है, वहां से लोगों को उठाया है जो परेशान है, और ये पोलैंड, लुथेनिया और इधर यूक्रेन के बॉर्डर पे छोड़ दिया है। तो एक तो ये वाली क्राइसिस, ताकि यूक्रेन यहां पे डाइवर्ट रहे, और दूसरा क्राइसिस जो रशिया ने अपनी फौजें बॉर्डर पे लगा दी है। अब अमेरिका और नेटो ने पहले ही बोल दिया है कि देखो, अगर तुमने यूक्रेन पे हाथ भी लगाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, यह सीधा वार्निंग दे दी है। और रशिया बोल रहा है कि भाई हम कुछ नहीं करने वाले, तुमको क्यों ऐसा लग रहा है हम कुछ करेंगे। अब होगा तो होगा। तो इतनी ज्यादा तनातनी बढ़ गई है। और अगर, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, याद रखिएगा, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अगर ऐसा होता है, अगर रशिया इन्वेड करेगा, वरना वो फोर्स क्यों बढ़ा रहा है, वो आर्मी को क्यों तैनात कर रहा है, तो यकीन मानिए फिर पूरी दुनिया उसमें कूद जाएगी। अमेरिका कूदेगा ना, अमेरिका, यूरोप कूदेगा, रशिया, चाइना कूदेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, और ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, ये ठंडा नहीं हुआ है। बाकी तो कॉन्फ्लिक्ट ठंडे हो चुके हैं, या कुछ इन प्रोसेस है, या कुछ बहुत स्लो है, लेकिन ये बहुत फास्ट, इसमें इतनी तेजी से डेवलपमेंट हुई है कि तड़ातड़ रशिया आया, उसने बोला फोर्सेस को लगाओ, टैंक्स को लगाओ, इधर हथियार लगाओ, उधर हथियार लगाओ, सब एकदम रेडी, और अब बस आदेश का इंतजार है कि एक आदेश और यूक्रेन पे चढ़ाई कर दे, फिर यूक्रेन का काम खत्म, और वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। अगला जो है वो रशिया और जर्मनी गैस पाइपलाइन है। रशिया जर्मनी पाइपलाइन नॉर्ड, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये नॉर्ड पाइपलाइन है। नॉर्ड एक फोन भी आता है। क्या है ना कि, सॉरी, हाँ, क्या है कि परफेक्ट, ऐसा है ना कि यूक्रेन जो पाइपलाइन है, जो गैस पाइपलाइन है, वो यूक्रेन आपूर्ति करता है पूरे यूरोप की, लेकिन यूरोप 70, मतलब यूक्रेन जो है वो 75% से घट के काफी नीचे आ गया है। काफी नीचे कैसे आ गया है? 75% जो आपूर्ति है वो यूक्रेन करता था, लेकिन अब ये 40%। यूक्रेन की जो गैस पाइपलाइंस है वो पुरानी हो गई है। रशिया गैस निकालता है, पूरा यूक्रेन से ही रिसोर्सेज वो लेता है, रशिया से भी, और गैस पाइपलाइन पूरा यूक्रेन से होते हुए हर जगह से जाती है। अब 2015 में 2015 में एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोला गया नॉर्ड। ये नई गैस लाइन है, गैस पाइपलाइन है। हालांकि ये इतना ज्यादा इशू, इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये एक बर्निंग इशू है। देखिए
आप ये देखेंगे ना कि इसमें बैकग्राउंड में अमेरिका आपको दिखेगा, बैकग्राउंड में आपको अमेरिका दिखेगा, और जहां अमेरिका और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट होगी वहां पे वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर नॉर्ड पाइपलाइन की बात करें तो ये 2015 में इसको इन्विजन किया गया कि 2015 में एक ऐसी गैस पाइपलाइन बनाते हैं जो रशिया से जर्मनी तक जाए और उसके बाद पूरी दुनिया को गैस मिले। अब नेचुरल गैस है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और अब हाइड्रोकार्बन्स यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को हमको कम करना है, तो हमको नेचुरल गैस पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। यही हमारा फ्यूचर है, क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम करती है। यूक्रेन की पाइपलाइंस हो चुकी हैं पुरानी, ठीक है, तो कौन सा शहर है, लुम्बिन करके शहर है, ठीक है, लुम्बिन, ये पूरा रशिया से, ये विबोर्ग आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये गैस पाइपलाइन जो है ये पूरा आप देख सकते हो, और ये बाल्टिक सी है, ये अंडरग्राउंड वो समुद्र के नीचे से पूरी की पूरी पाइप बिछाई जाएगी, तो यहां से पूरा जाएगी, 2 शहरों को कनेक्ट करेगी, एक तो उस्तलाग है और एक और था मैं भूल गया, ठीक है, तो नहीं लुम्बिन है, हाँ, दोनों शहरों को लुम्बिन से ही कनेक्ट करेगी। तो आप देख सकते हो, तो अब ये जो गैस पाइपलाइन है इस पे बड़ी दिक्कत हो रही है, इस पे पूरी दुनिया बट गई है। देखिए मैंने बताया कि रशिया और जर्मनी की गैस पाइपलाइन है, तो अब यूरोप बटा हुआ है। एक तरफ यूरोप ये कह रहा है, मतलब जो ईस्टर्न वाले हैं, जो अमेरिका है, वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो गैस पाइपलाइन है, अमेरिका तो बोल रहा है कि इसको रोक दो, क्योंकि हम रशिया से इतनी ज्यादा गैस क्यों खरीद रहे हैं, ये पूरी की पूरी पाइपलाइन रशिया को बेनिफिट करेगी, तो सबसे पहले तो आप इस प्रोजेक्ट को रोक दीजिए। बाकी जर्मनी ये कह रहा है और बाकी का यूरोप वेस्ट वाले ये कह रहे हैं कि भाई इससे हमारा भला होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी गैस पाइपलाइंस पुरानी हो रही हैं, हमको गैस सप्लाई चाहिए। भाई 95% प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और इस समय पे इस प्रोजेक्ट को रोकना हम रोक ही नहीं सकते, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अमेरिका बोल रहा है कि भाई देखो ऐसा तुम नहीं करोगे। अब इसमें दोस्तों एक और रीजन है, इसमें ज्यादातर जो रशियन स्टेक है, कंपनी का नाम है गैसप्रॉम, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये रशियन कंपनीज है, यानी कि 80 to 90% रशियन और जर्मन कंपनीज हैं। तो अब अमेरिका ये बोल रहा है कि भाई ये गैस पाइपलाइन पूरे यूरोप को नहीं बल्कि जर्मनी को फायदा पहुंचाएगी और रशिया को फायदा पहुंचाएगी बस, और किसी को भी ये नहीं फायदा पहुंचाने वाली। बाकी रशियन डिपेंडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम रशिया से इतना ज्यादा तेल खरीदोगे तो मतलब गैस खरीदोगे तो रशियन डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, और जहां रशियन डिपेंडेंस बढ़ा तुम ही कोई ये प्रॉब्लम करेंगे, हम लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है, समझे आप। तो ये चीज है। बाकी और यूरोपियन देश बोल रहे हैं, जैसे जर्मनी हो गया और बाकी देश, ईस्टर्न यूरोपियन बोल रहा है, वे मतलब वेस्टर्न यूरोपियन बोल रहा है, वेस्टर्न यूरोप, कि देखो ये नॉर्ड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको गैस चाहिए। आप समझिए कि इसको, ये जब कंप्लीट हो गया है तो डबल हो जाएगी गैस की सप्लाई, डबल हो जाएगी। अब यार इतना बड़ा फायदा हो रहा है पूरे यूरोप का, तो कोई क्यों रुकेगा। लेकिन ये कंटेंशियस इशू बन गया है, इसमें एक तरफ अगेन अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, एक यूरोप जो है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, एक यूरोप जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो रशियन गैस, ये वाला भी जो प्रॉब्लम है, ये भी दिक्कत है। तो अब ये तो खैर ठीक है, क्योंकि देखिए रशिया में भाई है ना कि भाई जब क्रीमिया के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई, जब क्रीमिया को रशिया ने इन्वेड किया, अमेरिका कुछ कर पाया, अमेरिका देखता रह गया, अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ लगा के रशिया आगे बढ़ गया। तो अमेरिका को कुछ, अब अमेरिका वैसे ही खिसियाया हुआ है, अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचा। अमेरिका चाह रहा है कि भाई कुछ भी करके अब हम रशिया को आगे नहीं बढ़ने दे सकते, एक तरीके के सैंक्शंस लगा दिए, सब कुछ कर दिया, तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद अमेरिका टर्की टेंशन, लेकिन यूएस टर्की टेंशंस, अगेन इसमें रशिया है। अब देखिए 2016 में आपको पता ही है कि रेसेप तैयब अर्दोगान तख्ता पलट हो गया टर्की में, और कट्टरपंथी सरकार आ गई। तो अब टर्की एक, अगर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो टर्की एक ऐसा देश है, टर्की एक ऐसा नेशन है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिबरल, क्योंकि टर्की की कैपिटल है वैसे अंकारा, और टर्की आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। इस्तांबुल जो है वो पूरा का पूरा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब केमल पाशा अतातुर्क आए तो उन्होंने टर्की को एक डेमोक्रेसी के रूप में एस्टैब्लिश किया, उन्होंने खलीफा को एबॉलिश किया, बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो लेके आ रहा कि टर्की में भी प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों डेमोक्रेसी से देखिए, इट्स नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अबाउट कम्युनिज्म, इट्स अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप लोगों को बढ़िया लाइफ दो, आप लोगों को खुश रखो, लोग खुश रहेंगे, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो, तुम डेमोक्रेट हो, तुम राजा हो, तुम डिक्टेटर हो, अगर तुमने लोगों को खुश किया तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो द थिंग इज दिस,
तो टर्की में अब जब से टर्की में अर्दोगान आया, अर्दोगान चाहते हैं कि भाई ऑटोमन का जो वो था ना एरा, वो वापस, ये इतिहास में ही उलझे हुए हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर ने पूरे दुनिया को, पूरे यूरोप को जीत लिया था, हम वही एरा वापस लाना चाहते हैं। समझे आप? ऐसा हो नहीं पाएगा भाई। इसी दौरान कितने सारे चर्चेस को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, म्यूजियम बना दिया गया, है कि नहीं? दूसरी चीज ये है कि टर्की, आपको पता ही है कि जब ये अरब स्प्रिंग हुआ 2011 में, 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ, तो इसमें सीरिया में या और भी जगह पे, सीरिया की हम बात करेंगे, जो बशर अल असद की रिजीम थी, उसको रशिया और बाकी टर्की की सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो एक तरीके से जहां पे जब अरब स्प्रिंग में जितने देश टूटे, सपोर्ट में खड़ा है रशिया और अगेंस्ट में खड़ा है अमेरिका। फिर एक और प्रॉब्लम यहां पे हमको देखने को मिल रही है, टर्की जो है वो रशिया से बहुत सारे आधुनिक हथियार खरीद रहा है। अब आपको पता ही है कि कैट्सा अमेरिका में क्या है, एक्ट है, ठीक है, ये 2017 में डोनाल्ड ट्रंप लेके आए थे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा, मतलब अमेरिका को ये लगा कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि देखिए रशिया का इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिला है अमेरिकन इलेक्शन में। हिलेरी क्लिंटन को हराने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे ईमेल्स लीक कराए गए। तो अब ऐसा है कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट है अमेरिकन इलेक्शन में। डोनाल्ड ट्रंप जीते तो सबको लगा कि भाई क्योंकि हो सकता है रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की है, तो डोनाल्ड ट्रंप रशिया को खूब अवार्ड्स देंगे, अच्छे रिलेशंस होंगे। लेकिन उल्टा हुआ, रशिया पे और ज्यादा सैंक्शंस लग गए, रशिया पे दिक्कतें। कैट्सा आ गया भाई, कि कैट्सा में है कि अगर आप जो अमेरिका का एडवर्सरीज है, यानी कि जो अमेरिका का दुश्मन है, अगर आपने उससे संबंध बनाने की कोशिश की, जो भी कैट्सा में आता है, जैसे अभी नॉर्थ कोरिया और ईरान है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की, अगर आपने, टर्की नहीं मतलब, अगर आपने इन देशों से संबंध बनाने की कोशिश की जो अमेरिका का दुश्मन है, जो कैट्सा में है, तो आप समझिए हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब भारत के भी भाई ईरान से अच्छे रिलेशंस है, भारत के भी, इसमें रशिया भी है, भारत के भी रशिया से अच्छे रिलेशन, तो भारत को वेवर दिया गया है कि ठीक है, तुम टेंशन ना लो, तुम कुछ चीजों पे कर सकते हो। तो कैट्सा बड़ा खतरनाक है, आप समझ रहे हो? तो अगेन टर्की का रशिया के पास जाना, बार बार अमेरिका बोलता है कि तुमको उसमें डाल देंगे, हम तुम्हारे पर सैंक्शंस लगा देंगे। तो अमेरिका और टर्की की भी टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर इसमें एक और चीज है दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें आर्मीनियन जेनोसाइड जो टर्की ने किया था, जो ऑटोमन्स में हुआ, आर्मीनियन जेनोसाइड जो है वो 2021 में, 2021 में अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर लिया, और टर्की इसको नकारता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। भाई आप हमसे क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो, हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सही बात है, सबको पता कि टर्की का इन्वॉल्वमेंट था भाई, मतलब ये एरिया, एनाटोलिया रीजन इसको बोला जाता ना, ऑटोमन्स का इन्वॉल्वमेंट था। आर्मीनियंस को मार दिया, कितने लाखों आर्मीनियंस खत्म हो गए। तो अमेरिका ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये चीज हुई थी, तो टर्की और ज्यादा खाए हुए। एक और चीज, हालांकि पुरानी घटना है, इनकुर्क एयरबेस जो है, जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, तो टर्की ने अपने एयरबेस को इस्तेमाल होने से बोल दिया कि भाई अमेरिका यहां पे ना आए। उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ भी मदद, हम कोई भी एयरबेस तुमको नहीं देंगे, स्पेशली इनकुर्क। तो अमेरिका का और ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 करा देगा, बट हाँ ये एक है इंपॉर्टेंट इवेंट, मतलब टेंशंस है, इंपॉर्टेंट इशू है। क्योंकि रशिया, अब देखिए टर्की अभी भी वो एक अलग ही रास्ते पे जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का मूड खराब रहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये दिमाग खराब तुमने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये तो ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर, नेटो का मेंबर रहा है ना, मैंने बताया ना, टर्की इज अ वेरी लिबरल कंट्री, ठीक है, ये नेटो का मेंबर रहा है और यूरोप। लेकिन अभी जब से एर्दोगान आए हैं, तब से प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब वही है कि टर्की पे सैंक्शंस लगा दिया। रशिया से S-400, हमने भी रशिया से S-400 खरीदा है ना, ये डिफेंस सिस्टम है जो रशिया बेचता है। इधर मिसाइल आएगी, S-400 है, फायर करेगा, मिसाइलों को निष्क्रिय कर देगा। तो S-400 पे पता नहीं अमेरिका का दिमाग खराब रहता है कि भाई तुम ये सब क्या कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, इसको मत खरीदो। तो रशिया क्योंकि कैट्सा में है, रशिया से कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। अगर बिजनेस करेगा तो समझो हम तुम पे भी सैंक्शंस लगाएंगे। तो अब ये तो अमेरिका की दादागिरी है थोड़ी सी। तो अब वही है कि टर्की अभी और ज्यादा रशिया के करीब जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि टर्की और रशिया में भी टेंशंस हैं, लेकिन अगर अमेरिका और रशिया की बात करें तो टर्की इज मोर टुवर्ड्स रशिया।
फिर इंडिया पाकिस्तान इशू, ये तो खैर हर किसी को ही मालूम है। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर इशू, पीओके इशू, भारत पाकिस्तान लगातार लड़ते रहते हैं, इसमें भारत की गलती नहीं है। पाकिस्तान एक आतंक का देश है। अब भारत कहता है कि आतंकियों पे कार्रवाई करो, पाकिस्तान करता नहीं है। भारत में पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी फैलाता हुआ दिखता है पाकिस्तान। सीमा पार से लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद भेजता है, वहां पे ट्रेनिंग देता है और उसके बाद बोलता है जाओ भाई भारत में जाके प्रॉब्लम करो। तो ये आज से नहीं है, बहुत पहले से ही चलता चला आ रहा है। जिया उल हक के समय ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जहां जहां पे इंसर्जेंसी है वहां वहां हम सपोर्ट देने वाले हैं। गुजरात में बॉर्डर इशू है, ठीक है, इधर एलओसी साइड तो डिस्प्यूट मतलब सब सॉल्व है, लेकिन गुजरात में बॉर्डर इशू है। भारत कहता है कि हमारा बॉर्डर थोड़ा सा उधर साइड है, मतलब पाकिस्तान का कुछ एरिया हमारा है, पाकिस्तान कहता है कि भारत का कुछ एरिया हमारा है। तो जैसे चाइना वाला है ना, लेकिन भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना ज्यादा भारत और चाइना का है, ठीक है ना। तो ये डिस्प्यूट है इस तरीके का। तो आप देख ही सकते हो कि ये तो खैर पूरा का पूरा दिखा रहे हैं कि एलओसी और इधर से पूरा का पूरा एलओसी चलती है। देन ये तो अक्साई चीन एरिया है जो कि पाकिस्तान को दे दिया था, मतलब चाइना के पास है। शसगाम वैली जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था गिफ्ट में। ये पूरा का पूरा पीओके है, ये कहता है कि भाई हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है, भारत कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारा एरिया तुम अपना क्लेम कर लोगे। भारत सुबह जाएगा शाम तक पीओके हो जाएगा हमारा। और यहीं पे ये पीओके की कैपिटल है मुजफ्फराबाद। अब यही जो मुजफ्फराबाद आप देख रहे हो ना, यहां पे ही पाकिस्तान ने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स चलाए हुए हैं। मुजफ्फराबाद से ही 2 घंटे लगता है खाली श्रीनगर से यहां पहुंचने में। मुजफ्फराबाद से ही आप समझिए कि पाकिस्तान जो है वो आतंकी भेजता है। और अभी एक खबर आई थी ना, मैंने ये न्यूज भी कवर की थी कि श्रीनगर जो कि एक बहुत ही पीसफुल सिटी है ना। देखिए प्रॉब्लम होती है घाटी में, जम्मू एरिया में प्रॉब्लम नहीं होती, श्रीनगर में प्रॉब्लम नहीं होती है। श्रीनगर सही है, लेकिन अब श्रीनगर में भी यहां पे मिलिटेंट्स जो है वो सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही। नॉस्ट्रैडमस ने यह प्रेडिक्ट किया था कि भाई हो सकता है कि अमेरिका मतलब पाकिस्तान मतलब इन बिटवीन द लाइंस। हालांकि नॉस्ट्रैडमस की प्रेडिक्शन पे हम इतना ज्यादा रियल नहीं कर सकते क्योंकि इंटरप्रिटेशन उसके अलग अलग है, लेकिन उसका एक इंटरप्रिटेशन ये निकाला जाता है, उसने भारत को लेकर प्रेडिक्ट किया था कि हो सकता है कि पाकिस्तान भारत पे न्यूक्लियर हमला कर दे। और दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रहेगा तो वो न्यूक्लियस का ही इस्तेमाल करेगा। होना नहीं चाहिए वैसे ऐसा। तो ये वाला जो इशू है ना, पाकिस्तान भारत का इशू बहुत ही बर्निंग इशू है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार चाइना के साथ जाता रहा। और चाइना अगर अब हमारे पड़ोसी चाइना है और पाकिस्तान है, और दोनों ही पड़ोसी जो है वो भारत पे एकदम चढ़े रहते हैं। तो हमको तो 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। तो एक तो पाकिस्तान वाला का पूरा इशू, अब तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी हो गया, लद्दाख वाले का अलग रीजन हो गया है। और ये जम्मू कश्मीर वाला पहले सब एक में था, और लद्दाख इसी की वजह से लद्दाख को कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई विधानसभा, 1-2 विधानसभा सीट, ना ही कोई लोकसभा सीट। लेकिन अब आप समझिए कि लद्दाख भी डेवलप करेगा और ये खुशी की बात है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज में बच गया। ये आप देख सकते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये क्रीक जाती है गुजरात से। तो यहां पे भारत कहता है कि भाई इतना एरिया हमारा है, मतलब पाकिस्तान वाला ये वाला एरिया, लेकिन इधर पाकिस्तान कहता है कि हमारा ये पूरा एरिया हमारा है। तो अब वही है कि बॉर्डर डिस्प्यूट भी पाकिस्तान की वजह से है, और ये एक बर्निंग इशू है। अब इंडिया पाकिस्तान की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि भारत पाकिस्तान में कुछ भी होगा, भारत यकीनन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ताकतवर है यार। 2 दिन के अंदर अंदर वो ढेर कर देगा पाकिस्तान को। लेकिन हाँ, पूरे देश इसमें कूदेंगे, सारे के सारे देश, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका भारत को सपोर्ट करेगा, और अगर अमेरिका भारत को सपोर्ट करेगा तो रशिया कहां जाएगा, क्योंकि रशिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये एक और इंपॉर्टेंट इशू है, चाइना ताइवान इशू। चाइना ताइवान आपको पता ही है कि इसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। चाइना ताइवान ये वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है। वन चाइना पॉलिसी, अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी ये है कि देखो, चाइना में किंगडम्स रहे, राजा महाराजाओं का बहुत समय से रूल रहा है। उसके बाद कम्युनिस्ट आए, चाइना में कम्युनिज्म आ गया। कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनी, 1921 में बनी। इससे पहले 1911 में आया था रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन क्यों आया था, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। ये क्रांति इसलिए आई थी क्योंकि चाइना पूरे यूरोपियंस और जापानीज के कब्जे में था।
1800 से लेकर 1900 तक चाइना ने जितने भी युद्ध लड़े वो हारा। चाइनीज आर नॉट वॉरियर्स। अगर अभी भी चाइना युद्ध लड़ेगा तो चाइना हारेगा। चाइनीज वॉरियर्स है ही नहीं, आप ये बात समझो। चाइनीज इंटेलिजेंट है, वो इन्वेंट करेंगे। चाइना जब भी युद्ध लड़ा है, वॉरिंग पीरियड्स उनका देख लीजिए, जापान से कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, चंगेज खान से कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, चाइना कभी जीत ही नहीं पाया। 1962 इतना बोलते हैं ये, उसके बाद भारत ने जितने भी युद्ध चाइना से लड़े, या प्रॉक्सी वॉर जो ये युद्ध उसके बाद नहीं हुआ चाइना से, जितनी भी प्रॉक्सी वॉर हुई ना, चाइना पीछे ही हटा है। प्रॉब्लम, तो चाइनीज आर नॉट वॉरियर्स, दे आर नॉट मेंट टू बी वॉरियर्स, वो हारेंगे। तो ये हुआ क्या कि 1911 में फिर रेवोल्यूशन आया, जिनहाई रेवोल्यूशन। सन यात सेन जो है उन्होंने अपनी पार्टी बनाई कॉमिंटांग कि अब से राजा महाराजा मोनार्की खत्म, क्योंकि चाइना 1911 तक बट गया था, बटा हुआ था। बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो चाइना को कंट्रोल कर रहे थे। तो 1911 में जो रेवोल्यूशन आया, वहां पे फिर हम ये देखते हैं कि चाइना का इतिहास बदलने वाला है। फिर उसके बाद कॉमिंटांग की मौत हो गई, मतलब सन यात सेन की मौत हो गई, और उसके बाद चियांग काइशेक है। अब चियांग काइशेक कॉमिंटांग पार्टी के नेता बने। अब इधर कॉमिंटांग केएमटी पार्टी है और इधर कम्युनिस्ट भी आ गए। शुरुआत में कम्युनिस्ट और कॉमिंटांग ये दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन 1930 आते आते चियांग काइशेक बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। 1928 तक इन्होंने पूरे के पूरे चाइना को यूनिफाई कर लिया था। जो भी चाइना बटा हुआ था ना, वॉरलॉर्ड्स, उनको खत्म करके पूरे के पूरे चाइना को यूनिफाई कर लिया था। तो अब होता यह है कि कॉमिंटांग पार्टी, मतलब कम्युनिस्टों को भगा भगा के मारा, ग्रीन गैंग बनाई थी जो कि कम्युनिस्टों को ढूंढती थी। फिर 1930 के बाद 1932 से 34 तक वो लॉन्ग मार्च होता है। कम्युनिस्ट जो हैं वो बचते बचाते हुए साउथ से पूरा जिनजियांग की पहाड़ियों पे जाते हैं। लॉन्ग मार्च भाई, 3500 किलोमीटर, वो मैंने लेक्चर किया हुआ है, वो कवर करते हैं। और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही चाइनीज, कम्युनिस्ट और कॉमिंटांग में एक सिविल वॉर टाइप का शुरू हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों हाथ मिला लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1945 के बाद 4 साल सिविल वॉर चलता है, ठीक है, कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट और चियांग काइशेक में। किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि जो कम्युनिस्ट थे वो नंबर्स में कम थे, कॉमिंटांग नंबर्स में बहुत ज्यादा, इनके पास पूरा का पूरा चाइना, इनके पास सपोर्ट, यही रेवोल्यूशन लेके आए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कॉमिंटांग हार जाएगा, चियांग काइशेक हार जाएगा। लेकिन दोस्तों 1949 में सोवियत की मदद से सारे के सारे हथियार सोवियत ने चाइना को दिए, क्योंकि सोवियत भी चाहता था कि चाइना कम्युनिज्म, उस वहां पे कम्युनिस्ट नेशन हो जाए। माओ जेडोंग ने तिएननमेन स्क्वायर पे, मतलब इधर बीजिंग पे लाल झंडा लहरा दिया अक्टूबर 1949 में, और चाइना में कम्युनिज्म आ गया। अब उसके बाद फिर चियांग काइशेक भागे अपनी जान बचा के, तो वो ताइवान में गए, ठीक है, ये है ना छोटा सा ताइवान में गए। ताइवान में उन्होंने 1975 तक अपनी सरकार चलाई, और उसके बाद फिर ताइवान में भी रेवोल्यूशन होता है, क्योंकि चियांग काइशेक का भी रूल बहुत अच्छा नहीं था। तो इसमें इसको बोला गया, बड़े वाले चाइना को बोला गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जहां पे ये भागे थे इनको बोला गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब दोनों ही चाइना बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, है ना, हम साथ हैं, दोनों ही बोलते हैं कि आप कल आएंगे। चाइना ये पीआरसी जो बोलता है ना, ये कहता है ताइवान हमारे ही है, जब चाहेंगे हम इस पर कब्जा कर लेंगे, और ताइवान भी यही बोलता है। तो दोनों ही एक दूसरे को आंख दिखाते रहते हैं, लेकिन यकीनन ये वाला चाइना बहुत ज्यादा गुस्से में है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। अभी हो ये रहा है बेटा कि ये वाला जो चाइना आप देख रहे हो ना, ये भारत का मैप थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, नहीं गड़बड़ नहीं है, चलो अभी जो आप देख रहे हो मैप की दिक्कतें रहती हैं। ये आप देख सकते हो ना कि अभी क्या हो रहा है कि चाइना ने ताइवान पे लगातार जो ड्रिल्स है वो तेज कर दी है, मतलब लगातार स्क्रूटिनी बढ़ा दी है। चाइना फाइटर जेट्स भेज रहा है, और एक नहीं 100-150 चाइना अगल बगल आइलैंड्स में, आप देख सकते हो कि जो चाइना का मिसाइल सिस्टम है, यहां ये देख रहे हो ना रेड में, यहां ये सब तैनात कर दिया है चाइना ने, ठीक है। तो चाइना ने अपना पूरा का पूरा ये आइलैंड में, मेनलैंड चाइना में, हांगकांग, हेनान, सब जगह अपना मिसाइल सिस्टम जो है ना, साउथ चाइना सी में भी चाइना पकड़ बना रहा है, यहां स्पेटली आइलैंड है, ये भी डिस्प्यूटेड है। तो यहां चाइना अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया ताइवान को लेके, और ताइवान लगातार डर भी रहा है। लेकिन अगेन अमेरिका का ताइवान को साथ है। अमेरिका ने भी ओकिनावा हो गया, फिर ये ताइवान हो गया, इधर आपका साउथ कोरिया हो गया, यहां पे अमेरिका ने भी अपने मिसाइल सिस्टम जो है, ये जो ब्लू में है ना, ये अमेरिका है, आप फिर से देखिए, अपने
मिसाइल सिस्टम जो है जितना भी है ब्लू, देखिए अमेरिका यहाँ, जापान है, ये इधर साउथ कोरिया में है, इनका थर्ड मिसाइल सिस्टम है, सब इन्होंने तैनात करके रखा हुआ है, और भी ठीक है जापान में, फिर ये ओकिनावा में। तो अमेरिका ने भी ये जो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे अच्छी खासी पकड़ बना ली है। अब चाइना को डर तो है ही कि अगर हम ताइवान से कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो अमेरिका दिक्कत करेगा, और चाइना बहुत गुस्से में है। वैसे अमेरिका जब भी ताइवान ताइवान बोलता है, ताइवान चालीसा अगर कोई भी पढ़ना शुरू करता है, चाइना सीधा बोलता है कि तुमसे रिलेशन खत्म कर देंगे हम, याद रखना तुम कुछ नहीं हो, हम आपके हैं कौन। तो इस तरीके का चाइना का स्टांस रहता है। लेकिन यकीनन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इशू है, क्योंकि चाइना अब अगर अभी बात करें पिछले 6 महीनों में ताइवान पे बहुत ही एग्रेसिव हो गया है, अपनी सेनाओं को डबल कर दिया है, मिसाइल सिस्टम को डबल कर दिया है, और जो इनका ताइवान का डिफेंस एयर स्पेस है लगातार यहां पे ये लोग प्लेन उड़ाते रहते हैं। तो ये एक तरीके से वार्निंग भी हो सकती है या फिर वॉर की प्रिपरेशन भी हो सकती है, वी डोंट नो। लेकिन हाँ ये भी बहुत बर्निंग इशू है। तो इसमें मेन है अमेरिका और रशिया एंड चाइना। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा, अगर होगा तो इसी की ही वजह से होगा, ये आप देख ही सकते हैं। ठीक है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ना वो लगातार साउथ वेस्टर्न कॉर्नर जो ताइवान का एयर डिफेंस जोन है, बार बार वो यहां पे आता है और उसके बाद वापस चला जाता है। ताइवान अमेरिका से बोलता है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ताइवान को डेमोक्रेसी समिट में बुलाया, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना का अंदरूनी मामला है। चाइना बोलता है कि हमारे अंदर के मामले में, ये अंदर की बात है, तो अंदर के मामले में ज्यादा दखल मत दो। फिलहाल ये लेक्चर था। वर्ल्ड वॉर 3 वैसे आपको बता दूं कि नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं इतने आसानी से। अब वॉर भाई यूनाइटेड नेशन किस लिए बना, और सारे के सारे देशों को पता है कि वॉर जो है ना वो बहुत सारी बुरी चीजें लेके आता है। महंगाई बढ़ेगी, लोग मरेंगे, लोगों की नफरत बढ़ेगी जो भी वर्ल्ड वॉर 3 में जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व रही हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी होने की बहुत ज्यादा कम है, लेकिन दीज आर वेरी डेंजरस इश्यूज। कम है, खत्म नहीं है, हो सकता है। दीज आर वेरी डेंजरस इश्यूज। और बड़ी बात यह है कि अभी अगर आप देखो ना तो ये सारे इश्यूज लगातार एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो जर्मनी रशिया पाइपलाइन हो, चाहे यूक्रेन का इशू हो, चाहे ताइवान का इशू, चाहे भारत पाकिस्तान चाइना का इशू हो। तो आप देख ही सकते हो कि अभी ये पिछला साल जो गया है और अभी जो आने वाला है ये बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी तो कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमको ओमिक्रॉन से लड़ना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।